ये क्या कहता है कि ये उस टाइप का है, मॉड जैसा है। आपने मॉड में पढ़ा होगा या कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, उसी टाइप का है। ये कहता है द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ matrices is equal to the product of their respective determinants. ठीक है, तो द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स हैं आपके पास, दोनों का प्रोडक्ट लिया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला। दिस विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। दैट इज, सिंपल शब्दों में, दो डिटर्मिनेंट्स, दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, इनका प्रोडक्ट निकाला, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। ऐसे तो ये आप मॉड में पढ़ते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही है। लेकिन कंडीशन क्या है, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है, तभी आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये मल्टीप्लाई ऐसे होगा नहीं, ठीक है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। अब इस पर एक हमने रिमार्क लिख लिया, ये रिमार्क इम्पॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाता है। अच्छा, ओटीबीए में तो आप में से किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? ओटीबीए के क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे? सर 2-3 क्वेश्चन है उसमें। चलो ठीक है, ये फिर कल पूछना, ठीक है? ओके। तो क्लास के बीच में क्या बोलूं, कल पूछना। देखो, a इंटू एडजॉइंट ए इसके बराबर था, सुबह हमने देखा था, ठीक है? अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहे थे हम लोग। थ्योरम 1 क्या है, ए को जब उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगा, यानी एक नंबर आ जाएगा, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा कुछ आएगा। अब हमने क्या किया, इसको ध्यान से देखना, इसका प्रूफ रिजल्ट क्या किया हमने, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, जैसे हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं या अंडर रूट लेते हैं, उसी तरह से दोनों साइड में डिटर्मिनेंट को भी लिया जा सकता है, ठीक है? तो अगर ऐसा है तो फिर a इंटू एडजॉइंट a, इसका डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू, इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ पर दो डिटर्मिनेंट हैं, आरएचएस में दो डिटर्मिनेंट्स हैं, एक ए का डिटर्मिनेंट है जो आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन पूरे का डिटर्मिनेंट है, ठीक है? एलएचएस इज प्रेटी इजी। आपने थोड़ी देर पहले या सुबह देखा होगा, हमने क्या किया था, ए को एडजॉइंट ए जब कन्वर्ट किया था तो क्या करते थे, सिर्फ ए के एलिमेंट के जो जो कोफैक्टर्स थे उनको रखा और ट्रांसपोज किया। तो ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो ए का ऑर्डर होगा वही एडजॉइंट ए का भी ऑर्डर होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं,
अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपके लिए चैलेंज है ना वो आरएचएस वाला है। आरएचएस वाले को कैसे सॉल्व करोगे ये बताओ। जो आरएचएस है वो आपके लिए चैलेंज है, इसको कोई बता सकता है कैसे सॉल्व किया जाएगा? जल्दी से। आपको ऐसा कुछ कराया गया है, कभी पढ़ाया गया है, कभी पढ़ाया आपने ऐसा? हम्म, जल्दी जल्दी बताओ, सोचो जल्दी से, क्या है ये? सर ए मॉड में आई। ए मॉड में आई? नहीं, मतलब मॉड ए इंटू आई है। मॉड ए क्या है? मॉड ए क्या होगा? एक नंबर की तरह होगा ना, डेटा। एक यस नंबर सर, होगा। नंबर। उसकी वैल्यू कुछ होगी, 5 6 7 8 8, वी डोंट नो, हमने उसको के मान लिया। तो ये के इंटू आई इस टाइप का हो गया क्या? के एक स्केलर है। इसको कैसे लिखते हैं? अगर मैं चाहूं के को इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना तो कैसे निकलेगा बाहर? आपको कल बताया गया होगा शायद, के को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? सर के क्यूब। के क्यूब? अच्छा, मतलब आपने ये माना है कि मैट्रिक्स ए 3 by 3 मैट्रिक्स है, ऐसा माना है? यस सर, यस ठीक है। सर। अच्छा, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n/n होता तो? सर के एन ऑन मॉड में। ठीक है, तो हम जनरल सा रिजल्ट लिख देते हैं यहाँ पर पहले। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज n क्रॉस n, है ना। हम n के लिए एक जनरल सा रिजल्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद जो भी आपका दिया होगा वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखो ऐसा आएगा। सर एलएचएस में आप डिटर्मिनेंट को सर ए और एडजॉइंट ऑफ ए पे अलग अलग कैसे कर दिए? देखो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर ये बताया गया कि ये थ्योरम है कि ए और बी दो डिटर्मिनेंट, सॉरी ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक मैट्रिक्स ही मिलेगा। उसका डिटर्मिनेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। लेकिन ये कब लिख सकते हैं? जब ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर भी सेम है। तो हमको पता है कि ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। मान लिया ए का ऑर्डर है n/n, यानी ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस n या n/n। तो एडजॉइंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये बताओ। यस सर, उसका ऑर्डर क्या होगा? एन बाई एन। n/n क्यों? क्योंकि सिर्फ वैल्यू रखना है को फैक्टर्स की और उसको ट्रांसपोज करना है, ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं। तो ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पर भी वैलिड है। तो अलग अलग कर दिया हमने। ऐसे क्यों किया? एक रीजन के कारण किया, हम एक रिजल्ट डिराइव करना चाहते हैं इसलिए किया, ठीक है। तो एलएचएस का पार्ट क्लियर हो गया आपको? यस। ठीक है। अच्छा, आरएचएस में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई का पूरा डिटर्मिनेंट। दो डिटर्मिनेंट है आरएचएस में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? कुछ नंबर होगा, 5 6 10 कुछ भी ऐसा होगा। तो उसको हमने के मान लिया, के एक स्केलर है, एक नंबर है। तो बेसिकली ये के इंटू आई का होल डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि जो भी गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतने ही पावर के बाहर लेकर के आ जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने माना है कि जो ए का ऑर्डर है वही आई का भी ऑर्डर होगा, दोनों तरफ इक्वालिटी रखने के लिए। तो ए का ऑर्डर n है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है यानी कि जो के था वो ऐसे बाहर निकलेगा, के टू द पावर n इंटू आई, ऐसे करके बाहर निकलेगा। के क्या है? ऐसे। तो ये समझ में आया ये वाला स्टेप अच्छे से? यस। यस वेरी सर। गुड। अब आई क्या होता है? आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है।
कई जगह आप देखेंगे कि आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ साथ यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, एक ही चीज है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जैसे रियल नंबर्स में आपके पास 5 है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की आइडेंटिटी 5 ही रहेगी। उसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कई बार इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा? यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना होगा ये बताओ। सर 1। 1 होगा। वैसे मैं एक चीज लिखवा दूं, एक जनरल रिजल्ट यहाँ लिखवा देता हूँ आपको कि इन जनरल, है ना, इन जनरल आपके पास एक डिटर्मिनेंट है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, मान लो ऐसा कुछ है। है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा? जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट, ये हमेशा होता है ना। इफ इन a determinant all the non-diagonal elements are 0, then the value of the determinant is equal to the product of its diagonal elements। ये आपको याद रखना है एक रिजल्ट के रूप में। इसका प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है पर उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा कभी आपको मिल गया किसी ऑब्जेक्टिव में तो आप सीधे लिख सकते हैं ना कि एक डिटर्मिनेंट है या एक मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू या ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सिर्फ उनके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारे इस केस के लिए भी वैलिड है, तो हमारे ये यूनिट मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखें, पर जनरल रिजल्ट भी हमको पता होना चाहिए, है ना। ठीक, तो ये जो ऊपर लिखा है इसको फिर से लिखते हैं। कैसे लिखेंगे अब? therefore a का डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a टू द पावर n। i का डिटर्मिनेंट तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया। एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो हो जाएगा a का डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपको कहीं भी पूछा जाए कि आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, उसका अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है और अगर आपके पास, जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है आप देख लो। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा कि भाई ए जो है ये है कुछ भी ABCDEF, चलो ABCDEF तो नंबर्स हो गया तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नंबर्स ही रख देते हैं। मान लो ABC अल्फाबेट्स थे, उनको हटा करके कुछ भी रख दिया, 0 5 6 1 2 3 2 ऐसे रख दिया। मान लो ये मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
और मैं आपसे कहता हूं कि एडजॉइंट ए जो है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करो। मान लो तो जो नॉर्मल प्रोसेस होगा वो क्या होगा कि यहां से हम निकालेंगे पहले एडजॉइंट ए, है ना। एडजॉइंट ए निकालेंगे मतलब कि आप इनके कोफैक्टर्स निकालेंगे, उनको रखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स मिलेगा। फिर उसके बाद उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं आप। लेकिन इस रिजल्ट से आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। आपको जो ए है यहाँ से आप तुरंत ये निकाल सकते हैं, तो ये निकाल दिया। एडजॉइंट ए का की डिग्री क्या है या ऑर्डर क्या है, 3/3, तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी कि इसका स्क्वायर। यानी अगर इसकी वैल्यू सपोज मान लो 10 आ रही है मान लो, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट सीधे आपका 100 आ गया आंसर। तो ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। है ना। यस सर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है ना, ये आपको याद रखना है। कई बार सब्जेक्टिव में भी ये काम आ जाता है, पर ऑब्जेक्टिव में तो इस पर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप एडजॉइंट ए निकालने लगेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो सब नहीं करना है। एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1, जहां पर n क्या है, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर। ठीक है, तो हमारे लिए हमेशा स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि जनरली हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए मिलेगा। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन जो अभी तक पढ़ाया गया? सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नो सर। है ना, सिंपल है, ये थ्योरम सिंपल है, ये आपको याद रहेगा, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। क्योंकि भले ही ये कहा गया कि ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, लेकिन ये आपको तभी क्वेश्चन में आएगा ही जब आप सॉल्यूशन करेंगे, तो ये तभी अपीयर होगा जब इस तरह का क्वेश्चन है, वरना ये ऐसा आएगा ही नहीं। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। जो आपको याद करना था वो ये जो नीचे बताया गया, ये रिजल्ट आपको याद रखना है बिल्कुल, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसका डेरिवेशन नहीं याद रखना है कैसे किया गया, ये रिजल्ट एज इट इज़ याद रखना है। अब हम आते हैं लास्ट थ्योरम पे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड्स में आ चुका है प्रूफ करने के लिए, है ना। तो इसको लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ये बहुत आसान है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सीबीएसई बोर्ड्स में हर साल 2 साल के बाद आता रहता है ना। तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है और इसका डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों देख लेते हैं। स्टेटमेंट देख लिया कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is invertible if and only if। इसका मैथमेटिकल साइन मैं बता देता हूँ। इफ एंड ओनली इफ को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो अगर कहीं ऐसे देखो तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ। A square matrix A is invertible if and only if A is a non-singular matrix। ठीक है, इसके प्रूफ को ध्यान से देखना है आपको, एक एक बात को आपको समझनी है। इस तरह का क्वेश्चन एक मिसलेनियस में रहा होगा, लास्ट मैट्रिक्स के मिसलेनियस में। तो जो मैंने सॉल्यूशन भेजा है, अगर किसी ने पढ़ा होगा देखा होगा तो उसको याद होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब आपको पता है क्या होता है? यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहना है। इफ एंड ओनली इफ, देखो इफ का मतलब अलग होता है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब अलग होता है। यानी आप ये साइन से समझ सकते हैं कि आपको दोनों साइड प्रूफ करना है। यानी कि ये कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जनरली क्या होता है, अगर ये कहा जाता है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी, A is a square matrix A is invertible
गिवन ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मान लो ये ऐसा स्टेटमेंट होता, तो आप मानते कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इस बिहाफ पर आप प्रूव करते कि ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर से सुन लिया एक बार कि अगर ये स्टेटमेंट ऐसा रहता कि गिवन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इज इन्वर्टिबल इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, केवल इतना होता तो हम प्रूफ करते कि ए इन्वर्टिबल होगा तभी जब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पर ये इफ एंड ओनली इफ बोलने का क्या मतलब है, तो ये दोनों तरफ से सही है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। यानी कि आपको एक केस लेना पड़ेगा जब ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। एक बार आपको मानना पड़ेगा कि ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और उससे प्रूफ किया कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा, आपको ये लेना पड़ेगा कि ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और आपको उल्टा प्रूफ करना पड़ेगा कि ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब होता है वी नीड टू प्रूव बोथ वेज। ये है बहुत आसान, ये क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन स्टूडेंट्स जनरली इसको ढंग से नहीं पढ़ते और आधा ही प्रूफ करके आते हैं, तो मार्क्स भी आधा ही मिलता है उनको। तो ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया? बताओ कि आपको एक बार इन्वर्टिबल मानना है और नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है, अगली बार उसको नॉन सिंगुलर मानना है और इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। एज सिंपल एज। ठीक है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रूफ में, सिर्फ दोनों प्रूफ करना है, ये आप देख लेना बस। तो केस 1 ले लेते हैं। ठीक है, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी तो परेशान मत हो। तो लिखा लेट ए इज एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इज एन इन्वर्टिबल, ए इज एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, of order n, and I is also of order n. I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका भी ऑर्डर n है। अच्छा, अगर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना। तो सिंस ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, this implies A inverse must exist, है ना। सिंपल सी बात है, अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तभी होगा जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। ध्यान रहे, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी A की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है, ये अपने को प्रूफ करना है और हमारे पास ये डेटा गिवन है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट B is the इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, ए का कुछ इनवर्स होगा और उसको हमने बी मान लिया, तो देयरफॉर ए इंटू बी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा क्या, है ना। ए इंटू बी आई हो जाएगा। तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा? ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है ऐसा कुछ, ए और बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे और दोनों का ऑर्डर भी एग्जैक्टली सेम होगा।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मैं स्टेप आपको समझा देता हूं क्या किया गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और मुझे प्रूफ करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन है मान। तो ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो जाहिर सी बात है उसको हमने बी मान लिया, और ए इंटू बी की वैल्यू आई होगी, है ना। ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो आई होगा, ये हमें पता है। हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया तो ऐसा कुछ आया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 आ गया। इसमें कहीं किसी को डाउट है तो पूछ लो। नो सर। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर क्या होगा, एक नंबर होगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है तो क्या पॉसिबल है कि उनमें से कोई एक 0 रहा होगा, है ना। अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं a इंटू बी और बोलूं कि a इंटू बी इज इक्वल टू 1, जहां पर a और b कुछ नंबर्स हैं, तो क्या a और b में से कोई भी एक कभी 0 हो सकता है? जल्दी बताओ। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो क्या दोनों में से कोई भी एक नंबर कभी 0 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी 0 होता तो प्रोडक्ट 0 हो जाता। तो यही लिख दिया, सिंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 1, thus both numbers ही लिख दिया, both numbers are not equal to 0। This implies this is not equal to 0, or A is a non-singular matrix। ठीक है, प्रूफ को समझो, है ना। हमने माना इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो a इंटू बी आई हो जाएगा, डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट बी 1 हो गया। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 है तो कोई भी नंबर 0 हो नहीं सकता। तो वहां से हमने ये बता दिया कि भाई a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब केस 2 ले लिया, उल्टा करते हैं ना। अब हम ए को एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मानेंगे और प्रूफ करेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो लेट ए इज स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ये दे रखा है ना, और इसका मतलब ये है, ये नॉट इक्वल टू 0, ये दे रखा है। हमें एक रिजल्ट पता है कि a इंटू एडजॉइंट a क्या होता है, ये जल्दी बताओ, ये किसके बराबर होगा? जल्दी जल्दी, किसके बराबर होगा ये? देखो, ये इसके बराबर होगा, याद आया? सर आई, ए मॉड आई, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a एक नंबर होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिखा जा सकता है, यस। है ना। अच्छा, लेकिन आपको पता है बट a इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं अच्छे से।
है ना। ए को किससे मल्टीप्लाई करूं तो आई आए, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है। ये तो सबको पता है ना, या इसमें एक डाउट है? ये पता है, ये दोनों तरफ से हो सकता है। क्यों? देखो ये भी आपको पता है एडजॉइंट ए, ये भी इसके बराबर होगा। तो आप इसको अगर ऐसे लिखो, तो यहां से ये ऐसा आ जाएगा। हमने कहा था इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए दोनों कंडीशन वैलिड होना चाहिए। ए इंटू ए इनवर्स भी आई होता है और ए इनवर्स इंटू ए भी आई होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। तो ये दोनों तरफ से वैलिड होता है, ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए, कुछ भी करोगे सेम रिजल्ट आता है। इसीलिए दोनों दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, एक सही हमारा काम चल जाता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर A is an invertible matrix. True, ठीक है? यस सर। है ना। अगर मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं है तो डिवाइड कर सकते हैं ना। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होता तो ये स्टेप पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर नहीं है तो लिख दिया और फिर हमने इक्वेट कर दिया कि ए को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई आ रहा है, तो ए को सिर्फ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आई होता है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिख दिया ऐसे। तो ये प्रूफ हो गया। और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी आ गया, क्या? कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड। ए, है ना। ये याद रखना है आपको, ए इनवर्स ऐसे ही निकालेंगे अब, ठीक है। ए इनवर्स हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं सिंपल सा, क्योंकि टाइम कम है, तो हम अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था थ्योरी के नाम पर, मतलब 4.5 की बात कर रहा हूँ। अब सिर्फ क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, आप चाहें तो 4.5 ट्राई कर सकते हैं, आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन हम कहते हैं, जैसे मान लो इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 -4, और मैं आपसे कहूँ ए इनवर्स क्या होगा, मान लो। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था लंबा चौड़ा मेथड, आप इसको करते ए इज इक्वल टू ए आई करते, फिर ए को आई में कन्वर्ट करते, आई को बी में कन्वर्ट करते, और बी होता आपका ए इनवर्स। यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। ए आपको पता है तो एडजॉइंट ए सबको पता है, 2/2 है। yes. तो क्या किया, ये -4, ये 2, ये -3, ये -1, सही है क्या? यस सर। बस ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए -8 और -3, मेरे ख्याल से -11, सही लिखा है क्या? सही हो, सही है ये। तो Yes. यहाँ से ए इनवर्स यस आपका, सर। देखो ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ए इनवर्स आपका ये है। चलो मैं तो एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, आपको ऐसे थोड़ी ना लिखना है अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो। -4 -3 -1 2, तो ये आ जाएगा आपका 1/11 4 3 1 -2 आंसर। तो ये सिंपल है, आप ए इनवर्स या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अब निकाल सकते हैं, ठीक है। yes. तो आप कोशिश करना, आपकी किताब में 3/3 का भी एग्जाम्पल है या एक्सरसाइज में भी है, आप उनको बनाना, वो आपसे बनता जाएगा। प्रोसेस सेम है, एडजॉइंट ए निकाला,